नमस्कार। और 2026 के बजट पर हमारे आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इसकी गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी आखिर है क्या। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे जानकारी भरे वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे नाटकीय बात जो हुई वो थी बाजार की प्रतिक्रिया। बजट पेश हुआ और स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो रविवार को बंद रहते हैं उन्हें खास तौर पे खोला गया था और खुलते ही वो गिर गए। हाँ, और यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि बाजार को अक्सर द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम माना जाता है। मतलब वो किसी भी खबर पर सबसे तेज और सबसे पहले रिएक्ट करता है। तो बाजार का इस तरह से गिरना ये अपने आप में एक कहानी कहता है। पहला सवाल यही उठता है कि क्या सरकार ने ट्रेडर्स के खिलाफ कुछ कर दिया या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर कोई बड़ा डर है जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं। सही बात है। तो ये गिरावट हमें बजट के मूल को समझने के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु देती है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले ये बजट आखिर है क्या? मतलब एकदम आसान शब्दों में अगर समझना हो। देखिए, आसान शब्दों में ये 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का सरकार की कमाई और खर्च का एक लेखा-जोखा है, एक अनुमान है। अच्छा। और ये एक फुल बजट है, इंटरिम बजट नहीं। मतलब ये पूरे साल की प्लानिंग है। इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं, एक रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। रेवेन्यू और कैपिटल, इसमें क्या फर्क है? रेवेन्यू बजट में वो पैसा आता जाता है जो रिकरिंग होता है, बार बार होने वाला, जैसे टैक्स से कमाई हुई या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर खर्च हुआ, रोजमर्रा का खर्च मतलब। बिल्कुल। और वहीं जो कैपिटल बजट है, जिसे केपेक्स भी कहते हैं, वो देश के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च होता है, जैसे नई सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल बनाना। अच्छा। किसी भी देश के विकास की जो असली रफ्तार है ना, वो इसी कैपिटल खर्च से पता चलती है। क्योंकि यही वो निवेश है जो भविष्य में कमाई पैदा करेगा। एग्जैक्टली। वैसे एक और दिलचस्प बात, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की साड़ी, इस बार उन्होंने तमिलनाडु की कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी थी जी। ये भी अक्सर उस क्षेत्र के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का एक तरीका होता है, एक संकेत। हाँ, ये एक सांकेतिक इशारा होता है। चलिए अब देखते हैं कि नंबर्स में ये इशारा कितना मजबूत है। बिल्कुल। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, सरकार पैसा कमाती कहाँ से है और खर्च कहाँ करती है। देश का कुल बजट लगभग 53.74 लाख करोड़ का है। आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। अच्छा। जो कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 24%, वो उधार यानी कर्ज से आ रहा है। क्या मतलब? बोरोइंग से? जी, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। इसका मतलब यह है कि हमारे बजट का लगभग 1/4 हिस्सा पूरी तरह से कर्जे पर टिका है। 1 मिनट, ये तो बहुत डरावना लग रहा है। मतलब हम जो भी खर्च करने की योजना बना रहे हैं उसका हर चौथा रुपया उधार का है। बिल्कुल, यही असलियत है। और ये कहानी तब और भी गंभीर हो जाती है जब हम खर्च की तरफ देखते हैं। खर्च की तरफ? हाँ, सरकार की कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 20%, वो सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट्स में? अरे बाप रे, मतलब हम 24% नया कर्ज ले रहे हैं और उसमें से 20% हिस्सा तो सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज भरने में ही चला जा रहा है। जी। ये तो वही क्रेडिट कार्ड वाली बात हो गई कि एक कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरा कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक क्लासिक डेट ट्रैप है, कर्ज का जाल। नए कर्ज का केवल 4% ही असल में देश के विकास के लिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल हो पा रहा है। सिर्फ 4%? हाँ, बाकी सारा पैसा तो पुराने बिल चुकाने में ही निकल जाता है। और इसी वजह से देश का कल कर्ज जीडीपी के 55% से भी ज्यादा हो गया है, जो कि एक चिंता का विषय तो है। तो ब्याज के बाद सबसे बड़ा खर्च कहाँ है? ब्याज के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च है राज्यों को उनका टैक्स का हिस्सा देना, जो करीब 22% है। और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है डिफेंस बजट का, रक्षा का, जो लगभग 11% है। ठीक है। तो इस मुश्किल गणित के बावजूद जो पैसा बचता है उससे सरकार ने क्या करने की योजना बनाई है? कुछ बड़े ऐलान तो हुए होंगे। चलिए सबसे पहले रक्षा की बात कर लेते हैं। हाँ, रक्षा बजट में सीधा 15% की बढ़ोतरी की गई है। 15%? ये तो काफी ज्यादा है। जी, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये चीन के साथ सीमा पर जो तनाव चल रहा है और आत्मनिर्भर भारत पर सरकार के जोर का सीधा नतीजा है।
जब कोई देश अपना रक्षा बजट इतना बढ़ाता है तो दुनिया की हथियार बनाने वाली कंपनियां उसे एक बड़े बाजार के तौर पर देखती हैं। मतलब ये दुनिया के लिए एक संकेत है कि भारत आने वाले समय में बड़े रक्षा सौदे कर सकता है। बिल्कुल, जैसे नए विमान या हथियार खरीदना। चलिए रक्षा से हटकर कुछ और सेक्टर्स की बात करते हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। हाँ, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। देश के सभी 789 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे और उन्हें स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, जी, स्टेम की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आज के दौर में ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही एक नई ऑरेंज इकोनॉमी की भी बात हुई है। ऑरेंज इकोनॉमी ये क्या है? ये बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। उनके लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में लैब बनाने की योजना है। सरकार का लक्ष्य इससे 20 लाख नए रोजगार पैदा करना है। अच्छा, मतलब सरकार अब YouTube और Instagram क्रिएटर्स को भी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा मान रही है। बिल्कुल, ये डिजिटल कंटेंट की बढ़ती ताकत को पहचानना है। इसके अलावा रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी हैं। जी, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना है जो देश के बड़े शहरों को जोड़ेंगे। इसमें एक और दिलचस्प बात थी, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कॉरिडोर बनाने की। ये क्या चीज है? देखिए, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक कदम है। रेयर अर्थ मिनरल्स वो तत्व हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, मोटर और हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। और अभी इस बाजार पर चीन का लगभग 90% कब्जा है। ओहो। तो भारत में इन मिनरल्स की खोज और प्रोसेसिंग के लिए एक कॉरिडोर बनाना चीन पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। मतलब ये हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए आत्मनिर्भर बनाएगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा दांव है। ठीक है। इसके अलावा महिलाओं के लिए सी-मार्ट की घोषणा हुई है, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं अपने बनाए उत्पाद सीधे बेच सकेंगी। हाँ, बिचौलियों के बिना। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाने की बात की गई है। ठीक है, तो ये सब हो गए सरकार के बड़े खर्चे और योजनाएं। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका असर सीधा हमारी आपकी जेब पर पड़ता है, इनकम टैक्स। क्या हुआ उसमें? यहाँ पर मिडिल क्लास के लिए थोड़ी निराशा है। मतलब कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। मतलब आपकी सैलरी पर उतना ही टैक्स लगेगा जितना पिछले साल लगता था। हालांकि एक छोटी सी राहत है, रिटर्न फाइल करने का समय 3 महीना बढ़ा दिया गया है। अच्छा, तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं? कुछ सस्ता भी हुआ है या नहीं? हाँ, कुछ चीजें सस्ती हुई हैं। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। ये तो अच्छी खबर है। जी, सोलर पैनल और जूते कपड़े भी सस्ते होंगे। और एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो विदेश घूमने जाते हैं या जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। वो कैसे? बाहर भेजे जाने वाले पैसे पर जो TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था, उसे 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। अच्छा, तो विदेश में पढ़ने वाले छात्रों और उनके परिवारों के लिए अच्छी खबर है। और महंगा क्या हुआ, इसका अंदाजा तो मुझे है। आपका अंदाजा सही है। शराब और सिगरेट पर टैक्स बढ़ाया गया है, जो लगभग हर बजट में होता है। जी, लेकिन सबसे बड़ा असर और जो हमें वापस बाजार की गिरावट पर ले जाता है वो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स पर पड़ा है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी F&O में ट्रेडिंग पर लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT वो बढ़ा दिया गया है। अच्छा, तो ये थी वो वजह जिससे बाजार इतना नाराज हुआ। लेकिन ये STT बढ़ने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? देखिए, STT ट्रेडर्स के लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट है। आपको सौदे में मुनाफा हो या नुकसान, ये टैक्स तो देना ही पड़ता है। जब ये लागत बढ़ती है तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं, जो बहुत छोटे मुनाफे के लिए दिन में हजारों सौदे करते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग महंगी हो जाती है। समझ गई। इससे बाजार में लिक्विडिटी मतलब खरीद बिक्री की रफ्तार घट जाती है। और जब बाजार में लिक्विडिटी कम होती है तो उसे एक नेगेटिव सिग्नल माना जाता है। इसीलिए बाजार ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल। जाहिर है इस पूरे बजट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खूब आई होंगी। हाँ, बिल्कुल। विपक्ष ने कहा कि बजट में देश के सबसे बड़े मुद्दों जैसे बेरोजगारी और गिरती मैन्युफैक्चरिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना था कि सरकार बस आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। जी, जबकि सरकार का तर्क था कि जब पूरी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता है तब भी भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ रही है, महंगाई नियंत्रण में है, देश में स्थिरता है। तो उनका मानना था कि जब गाड़ी सही चल रही है तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का बजट है उनके हिसाब से। तो वही बात आ गई जो हमने शुरू में की थी, स्थिरता बनाम बड़े मुद्दों की अनदेखी। और इस बहस के बीच सोशल मीडिया पर तो मीम्स की बाढ़ आ गई होगी। हाँ, बिल्कुल।
एक मीम बहुत वायरल हुआ। उसमें दिखाया गया कि एक अमीर आदमी है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने फोन पर लगा है। एक गरीब आदमी है जो सरकार की तारीफ में ताली बजा रहा है, और बीच में एक मिडिल क्लास आदमी खड़ा है जो कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजला रहा है। और सोच रहा है कि भाई हो क्या रहा है, मेरे लिए इसमें क्या है। एकदम वही। ये मीम शायद बहुत से लोगों की भावना को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है ना। जी, क्योंकि जब इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होता तो महंगाई के कारण आपकी असल कमाई घट जाती है, लेकिन आपका टैक्स उतना ही रहता है। सैलरीड क्लास को ये बात सबसे ज्यादा चुभती है। तो कुल मिलाकर हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। ये बजट स्थिरता और निरंतरता पर केंद्रित लगता है, जिसमें कोई बहुत बड़े चौंकाने वाले ऐलान नहीं है। हाँ, सिवाय रक्षा और कुछ खास सेक्टरों पर फोकस के। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। आपके भेजे गए नोट्स में जापान और जर्मनी का एक दिलचस्प उदाहरण था। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध में हारने के बाद इन दोनों देशों ने दशकों तक अपना रक्षा बजट बहुत कम रखा और सारा पैसा अपनी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगा दिया। और नतीजा ये हुआ कि वे आर्थिक महाशक्ति बन गए। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि भारत का अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा पर खर्च करना आज की जियोपॉलिटिकल दुनिया में एक जरूरत है, या ये विकास की गति को धीमा करने वाली एक मजबूरी? ये सोचने वाली बात है। क्या सुरक्षा और विकास के बीच एक बेहतर संतुलन बनाना संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही देगा। ये बजट एक शांत नदी जैसा दिखता है जिसके नीचे कर्ज और रक्षा खर्च की तेज धाराएं बह रही हैं। आज के इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये बजट देश के लिए सही दिशा में है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी भरे विश्लेषण का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।